नमस्कार बच्चों। बच्चों, मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर सुल्तान। बच्चों, आज हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मध्यकालीन भारत में शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत में शिक्षा पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इसके इतिहास पर हम चलते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में वायु आक्रांताओं का एक अर्थ देखा जाए तो एक बहुत लंबा सिलसिला है। सर्वप्रथम भारत में विदेशी आक्रांताओं में ईरानी थे। ईरानियों ने लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। ईरानियों के पश्चात यूनानी आए, यूनानी या ग्रीक जिसे कह सकते हैं। यूनानियों के पश्चात हूण, शक, कुषाण आज बारी बारी से आए। इसी आक्रमणकारियों में 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के पहले अरबों का आक्रमण भी हुआ था, परंतु भारतीय इतिहास में अगर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर डाला तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। उस समय भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भारतीय इतिहास में दो प्रमुख युद्ध हुए, या दो प्रमुख युद्ध, जिसका नाम तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1191 और 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में देखा जाए तो मुस्लिम शासक का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ होता है। मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सुल्तान बनाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, दास था, इसलिए मोहम्मद गोरी द्वारा स्थापित वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय इतिहास में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश, लोधी वंश, इसके पश्चात मुगल शासक आए। मुगलों ने भी भारत पर अधिकार किया और शासन किया। कहने का तात्पर्य है बच्चों, हमको यह इतिहास नहीं मतलब है, हमको ये मतलब है कि ये वाय आक्रांता अपने साथ अपनी संस्कृति लाए, अपनी शिक्षा लाए, जिसके कारण भारत में चली आ रही प्राचीन शिक्षा और संस्कृति में बदलाव है। कहने का मतलब ये वाय आक्रांता लगभग 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक शासन किए, जबकि मुगल बादशाह इसके बाद भी किए, परंतु मध्यकालीन शिक्षा 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक काल के शिक्षा को मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और इसमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों, भारत के बादशाहों द्वारा अनेक आमूलचूल परिवर्तन किया गया।
जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, इस लंबी अवधि में भारतीय शिक्षा में मुस्लिम शासकों द्वारा भारतीय शिक्षा का विकास हुआ, इसलिए इसे मध्य भारतीय या मध्यकालीन भारत में शिक्षा को मुस्लिम शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा इसलिए जाना जाता है कि उस समय भारतीय शिक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मुस्लिम शासकों का अधिकार होता था, और मुस्लिम शिक्षा या मुस्लिम शासक इस्लाम धर्म से संबंधित थे या इस्लाम धर्म को मानते थे, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं मुस्लिम शिक्षा पर इस्लाम धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसलिए इस शिक्षा को इस्लामिक शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा, इस्लाम धर्म की अधिकता के कारण या इस्लाम धर्म का इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इसलिए इस्लामिक शिक्षा और मुस्लिम बादशाहों द्वारा संरक्षित संबंधित, इसलिए मुस्लिम शिक्षा और मध्यकाल में इस शिक्षा का विकास हुआ है, इसलिए इसे मध्यकालीन भारत में शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा अथवा इस्लामिक शिक्षा के बारे में हम लोग सामान्य चर्चा करेंगे। बच्चों, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का अर्थ, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से ही लगाया जाता था, अर्थात शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान से, परंतु कैसा ज्ञान? जो मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं जैसे मकतब और मदरसों में जो शिक्षा द्वारा ज्ञान दिया जाता था, वही ज्ञान मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा का अर्थ था, अर्थात मकतब और मदरसों में दिए जाने वाले ज्ञान को ही शिक्षा का अर्थ के रूप में जाना जाता था। इसके बाद मुस्लिम कालीन या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अवलक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इस्लामिक शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य अवलक्षण, जैसा कि बच्चों हमने वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य अवलक्षण पढ़े, बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य अवलक्षण पढ़े, तो इसमें मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अवलक्षण के तहत हम पुनः इसको दो भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1 है शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, दूसरा है शिक्षा की संरचना एवं संगठन। बच्चों, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, जिसके अंतर्गत पुनः इसको हम 3 तथ्यों या 3 बिंदुओं में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। राज्य का परोक्ष नियंत्रण, कहने का तात्पर्य बच्चों, जैसा कि हमने वैदिक काल और बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त के बारे में पढ़ा, वैदिक काल में शिक्षा पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता था, जबकि बौद्ध शिक्षा पर मठों और विहारों अर्थात ये कहें संघों का नियंत्रण होता था, परंतु मुस्लिम शिक्षा में राज्य का परोक्ष नियंत्रण होता था, अर्थात राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। सुल्तानों और बादशाहों द्वारा अनेक शिक्षण संस्थाओं और अनेक मदरसों मकतबों की स्थापना की गई थी। इस प्रकार हम ये कहें कि मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा इस्लामिक शिक्षा पर राज्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण रहता था। दूसरा है शिक्षा प्रशासन एवं वित्त में निःशुल्क शिक्षा। बच्चों, जैसा कि हमने अध्ययन किया पिछले YouTube चैनलों में, हमने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क थी, परंतु पुनः मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, अर्थात मकतब और मदरसों में मुस्लिम छात्रों को या छात्रों को ये कहें तो पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा थी।
पूर्णतया निःशुल्क शिक्षा थी और मदरसों और मकतबों में अध्ययन करने वाले छात्रों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बस इत्यादि पूर्णतया व्यवस्था मुस्लिम शासकों या मदरसों और मकतबों के द्वारा किया गया। इसके बाद तीसरा तथ्य है या पॉइंट जिसे हम आय का मुख्य स्रोत कह सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हम वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध शिक्षा के बारे में आय स्रोत में देखें तो आय स्रोत में भिक्षाटन, दान, दक्षिणा प्रमुख आय स्रोत है। लेकिन बौद्ध शिक्षा में कुछ राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था, फिर भी बौद्ध शिक्षा में भी भिक्षाटन एक आय का स्रोत था। परंतु मुस्लिम शिक्षा का मुख्य आय का स्रोत बादशाहों और सुल्तानों द्वारा दिया गया अनुदान होता था, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान परोक्ष नियंत्रण में होने के कारण आय के मुख्य स्रोत में बादशाहों और सुल्तानों द्वारा प्रत्यक्ष वित्त पोषण किया जाता था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अवलक्षण में बच्चों आज हम दूसरा अवलक्षण है शिक्षा की संरचना एवं संगठन। बच्चों, जैसा कि हमने चर्चा किया था, बौद्ध शिक्षा में 3 स्तर में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक, उच्च और भिक्षु। वैदिक काल में प्रारंभिक और उच्च, उसी भांति शिक्षा की संरचना और संगठन मुस्लिम काल में भी शिक्षा को 2 स्तरों में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक और उच्च। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा घर पर दिया जाता था और उच्च शिक्षा गुरुकुल में दिया जाता था। बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा मठ में दिया जाता था और उच्च शिक्षा भी मठ और विहारों में ही दिया जाता था। परंतु मुस्लिम शिक्षा संरचना और संगठन देखें तो ये दोनों शिक्षाओं से अलग था। इसमें प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में दिया जाता था और उच्च शिक्षा मदरसों में दिया जाता था। अर्थात मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दिया जाता था और उच्च शिक्षा मदरसों में दिया जाता था या मदरसा में दिया जाता था। तो बच्चों, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से मध्यकालीन भारत में शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा का अर्थ, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अवलक्षण के तहत शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, शिक्षा की संरचना के विषय में चर्चा किया और जिनके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन एवं वित्त, राज्य का परोक्ष नियंत्रण, निःशुल्क शिक्षा, आय का मुख्य स्रोत, शिक्षा की संरचना एवं संगठन में हमने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा की बात की और प्रारंभिक शिक्षा जैसा कि हमने चर्चा किया मकतबों में दिया जाता था और उच्च शिक्षा मदरसों में दिया जाता था। आज बच्चों अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट YouTube वीडियो देंगे। धन्यवाद।